आज हम बात करेंगे गले के पिछले हिस्से में बनने वाली बलगम के बारे में। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, इनको समझेंगे। साथ ही मैं आपसे कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगी जो इसके इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। गले के पिछले हिस्से में बलगम का बहुत ज्यादा पैदा होना और इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है कि अक्सर आपको वॉमिटिंग हो जाती है। इसकी बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहात हैं जो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है, जब आप बलगम के मसाइल का इलाज करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि असल में होता आपको वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि इस सूरत में एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं कर सकती, बल्कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का बड़ा हिस्सा फ्रेंडली जरासीमों से जुड़ा होता है जो हमारे इर्द गिर्द और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही हम एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्रेंडली जरासीम खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की फंगल ग्रोथ को रोके रखते हैं। और यही वजह है कि जब फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म होते हैं तो पूरी बॉडी में फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है और बलगम मजीद बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये साइनसिस की भी वजह बनता है। साइनसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें नाक की कैविटी सूज जाती हैं, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, स्टफी नोज, सर दर्द वगैरह ऐसी अलामात आती हैं। तो ये आपको वाकई मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। तो आप बात करते हैं तमाम मुमकिन वजूहात पर जो इस बलगम की वजह बनते हैं ताकि इन मसाइल को ख़त्म किया जाए। सबसे पहली वजह हो सकती है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको शदीद एसिड रिफ्लक्स का सामना होता है, क्योंकि स्टमक के ऊपर मौजूद वाल्व बंद नहीं होता, जिसकी वजह से तेजाब ऊपर की तरफ खुराक की नाली में चला जाता है, यहाँ तक कि ये गले में पहुंच सकता है। गले में इरिटेशन करता है जिससे स्वेलिंग भी होती है और बलगम भी पैदा कर सकता है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार होते हैं, लेकिन बलगम का और GERD का ताल्लुक नहीं समझ पाते। और जाहिर है अगर वो इस ताल्लुक को समझ भी ले तो उनको ऐसी दवाएं दे दी जाती हैं जैसे कि एंटासिड वगैरह, यानी मैदे की तेजाबियत दूर करने वाली दवाएं, जो कि मसले को मजीद खराब कर सकती हैं। हालांकि एसिड रिफ्लक्स इस वजह से हो रहा होता है कि हमारा स्टमक कम एसिड बना रहा होता है, जिसकी वजह से मैदे का वॉल्व सही तरह से बंद नहीं हो पाता और एसिड खुराक की नाली के रास्ते मुंह में आना शुरू हो जाता है। तो जब हम एंटासिड देंगे तुम्हारी बॉडी मजीद कम एसिड बनाएगी, जिससे मजीद मसाइल पैदा होंगे। दूसरे नंबर पर जो मुमकिन वजह हो सकती है वो है पोस्ट नेजल ड्रिप। ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें नाक की कैविटीज के पिछले हिस्से से बलगम या रेशा गले में गिर रहा होता है और गले में बलगम के खराज का सबब बनता है। ये मसला बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ये मसला बायोफिल्म से भी हो सकता है। बायोफिल्म एक कॉलोनी की तरह होती है जो फ्रेंडली माइक्रोब्स अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं, और ये बायोफिल्म खुद को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए बनाते हैं अपने इर्द गिर्द। आमतौर पर हमारे जिस्म में नाक और मुंह में बायोफिल्म्स मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी मिकदार में गैर मामूली इजाफा नहीं होना चाहिए। जब हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंडली माइक्रोब्स खुद को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए ये मजीद बायोफिल्म स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं अपने इर्द गिर्द, जो कि स्लाइमी और बलगम टाइप की होती है। तो ज़्यादा रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा बलगम बननी शुरू हो जाती है। ये नाक में मुसलसल जलन और बंदिश पैदा करती है, जिसकी वजह से आप रात को अक्सर खराटे लेते हैं और गले के पिछले हिस्से में बलगम की मौजूदगी महसूस करते हैं। अगर आपको ये मसला पूरे साल रहता है तो इसकी मुमकिन वजह बायोफिल्म्स या फंगस की ज्यादती हो सकती है, और ये आमतौर पर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने कभी माजी में एंटीबायोटिक्स ली हैं, चाहे वो कुछ साल पहले ही हो, और आपने इसके बाद ये मसला महसूस किया है, तो गालबन ये फंगस या बायोफिल्म्स की ज्यादती की अलामत हो सकती है। पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से बनने वाली बलगम का रंग अगर जर्द या ग्रीन है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है, और अगर बलगम का कलर साफ या सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट है तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इस मसले का हल इस बात पर डिपेंड करता है कि मसला बहुत ज़्यादा है या कम है। अगर मसला हल्का हो तो आप नमक वाला पानी या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा छोटी नेजल रिंस बॉटल्स मिलती हैं। इससे एक नथने में पानी डालें और दूसरे नथने से बाहर बहने दें। ये बलगम को पतला करेगा और बलगम को रिमूव करने में आसानी देगा। ये नाक के अंदरूनी हिस्से को साफ कर सकता है। नमक एंटी माइक्रोबियल खसूसियात रखता है, खासतौर पर बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट के खिलाफ। ये कुछ हद तक एंटीवायरल भी है और बायोफिल्म्स को नाक की अंदरूनी सतह से चिपकने से रोक सकता है। अगली रेमेडी
रेमेडी जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत से डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं। आपको थोड़ी मिकदार में बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना है, नॉर्मल रेगुलर शैम्पू यूज नहीं करना, क्योंकि रेगुलर शैम्पू बहुत हार्श होता है और इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इरिटेट कर सकती हैं। आपको सिर्फ 2 चाय के चम्मच बेबी शैम्पू लेना है और इसे 4 कप पानी में मिलाना है। इस सोल्यूशन को दिन में 4 बार नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। ये बलगम को खत्म करने में मदद करेगा क्योंकि ये एक डिटर्जेंट है और बलगम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर बलगम गले में पैदा हो रहा है या नाक के पीछे या लेरिंग्स या गले के पिछले हिस्से में या टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है तो इसका भी इलाज किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में पायोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाती है। आपको पायोडीन सोल्यूशन लेना है और इसको 50% पानी के साथ डाइल्यूट कर लेना है। जैसे कि आधा चम्मच पायोडीन लें और इसे आधा चम्मच पानी के साथ मिलाएं। इसके बाद एक कॉटन क्यूटिप को इसमें डिप करके हर नॉस्ट्रिल के अंदरूनी हिस्से पर अच्छी तरह से लगाएं। आयोडीन एक बहुत इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल है और इसे डाइल्यूट किया गया है ताकि ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इरिटेट ना करें। तो जब हम नाक के अंदरूनी हिस्सों में आयोडीन लगाते हैं तो ये डायरेक्टली नाक के अंदर मौजूद बलगम को खत्म करने में मदद करता है। इसके बाद आप बाकी बचे सोल्यूशन से गरारे कर सकते हैं ताकि ये गले के पिछले हिस्से तक पहुंच सके। तकरीबन 30 सेकंड तक गरारे करें और फिर इसे स्पिट कर दें। ये अमल दिन में 2 बार करें और हर दफा के दरमियान 12 घंटे का वक्फा रखें। इस तरह हम गले के पिछले हिस्से को आयोडीन के इफेक्ट में लाते हैं जो कि बहुत ही मौसर एंटी माइक्रोबियल है। कि हम टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं ताकि बलगम इससे टूटना शुरू हो सके और बाहर निकल सके। तीसरी बड़ी वजह एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल एलर्जी। आपको किसी चीज से एलर्जी है तो ये भी गले में मुसलसल बलगम की वजह बनती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मुदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इस मसले को हल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें, खाने में कुछ तब्दीलियां करें, जैसे कि लहसुन टॉप ऑफ द लिस्ट है। जैसे दिन भर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खाने में लहसुन शामिल करें। ये बहुत अहम है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, ये हर तरह के माइक्रोब्स के लिए इफेक्टिव है। नंबर 2, नो शुगर। शुगर माइक्रोब्स को बढ़ाती है। खासतौर पर आपको फंगल या कैंडिडा का मसला हो तो शुगर से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। विटामिन डी, बहुत ज़्यादा विटामिन डी लें। अपनी खुराक में इसे यकीनी बनाएं आप कुदरती ज़राए से विटामिन डी हासिल करें। ये हर किस्म के मदाफ़ती मसाइल के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा विटामिन सी भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी लें। कैल्शियम लैक्टेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी हो, खासतौर पर अगर किसी बच्चे को रात के वक्त बलगम की वजह से खांसी हो रही हो तो कैल्शियम लैक्टेट लेना बहुत मददगार हो सकता है। ये खांसी को सप्रेस करता है और एक अच्छा इलाज है। चाहे खांसी बलगम से मुतालिक हो या ना हो, रात के वक्त बच्चों और बड़ों के लिए खासतौर पर बहुत मुफीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।